हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने भाषा को पढ़ा था और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व की भाषाएँ और वर्गीकरण। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। कुछ विद्वानों ने कितनी मानी है? विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वानों ने अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताई है। आगे देखते हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। अब हम संसार की जो भाषाएं हैं इनके जो दो प्रकार के वर्गीकरण हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आता है आकृतिमूलक वर्गीकरण और दूसरा आता है पारिवारिक वर्गीकरण। तो ये जो है दो प्रकार है संसार की भाषाओं के, आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आकृतिमूलक वर्गीकरण को। आकृतिमूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं ये किसके नाम हैं? आकृतिमूलक वर्गीकरण के ही ये नाम हैं। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे रूप, रचना, वाक्य, व्याकरण, पदात्मक और पदाश्रित। जैसे रूपात्मक में भी जो है रू है, और रचनात्मक में भी रौ है। रौ से रूपात्मक, रचनात्मक। फिर आता है व्याकरण, और इसमें भी दोनों में वाक्य और व्याकरण, इन दोनों में वो है, तो इसको भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और लास्ट में आता है पदात्मक और पदाश्रित, इसमें पौ दोनों में है। तो क्या हो जाएगा? आकृतिमूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। वाक्य रचना एवं रूप या पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं आकृतिमूलक वर्गीकरण? वाक्य रचना, कि जब वाक्य की रचना एवं जो रूप या पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का जो आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर श्लेगल ने किया था। यहाँ से नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था प्रोफेसर श्लेगल ने, याद रखना है। आगे है आकृतिमूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम आकृतिमूलक वर्गीकरण के जो वंश वृक्ष को देखेंगे। सबसे पहले आता है भाषा, और भाषा के दो प्रकार है, अयोगात्मक और योगात्मक। जो अयोगात्मक है इसमें जो है किसी भी चीज़ का योग नहीं होता है या जुड़ाव नहीं होता है। जो योगात्मक है इसमें जो है योग होता है और इसमें जुड़ाव होता है। तो जुड़ाव किस चीज़ का? तो वो अर्थ और संबंध का आपस में जुड़ाव इसमें योगात्मक में होता है और अयोगात्मक में नहीं होता है। आगे देखते हैं। जो योगात्मक है इसके जो है 3 प्रकार हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। ये 3 प्रकार है योगात्मक के, याद रखना है। जो अश्लिष्ट है इसके आगे 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। तो ये 4 प्रकार है अश्लिष्ट के। फिर आता है श्लिष्ट। श्लिष्ट के 2 प्रकार हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इनके भी आगे 2 भाग हैं, संयोगात्मक और व्योगात्मक, और बहिर्मुखी के भी 2 है, संयोगात्मक और व्योगात्मक। फिर आता है इसका तीसरा प्रकार, वो है प्रश्लिष्ट। इसके जो 2 भाग हैं, पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। तो ये किसके प्रकार हैं? योगात्मक के 3 आगे भाग है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। इनके भी जो है अश्लिष्ट के 4 हैं, श्लिष्ट के 2 हैं और प्रश्लिष्ट के भी 2 हैं। इस तरह से आप भी इसका डायग्राम बना सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी समझने के लिए। आगे देखते हैं। आकृतिमूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, अयोगात्मक क्या होता है, योगात्मक, और इनके जो आगे 3 प्रकार है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट, इनको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है भाषा। भाषा में आता है सबसे पहले अयोगात्मक। अयोगात्मक भाषा एकाक्षर, निर्वयव या स्थान प्रधान भाषा। विशिष्टताएं हैं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि जो अयोगात्मक है इसमें जो है अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। तो इसके जो उदाहरण है वो है चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी आदि।
आगे देखते हैं योगात्मक भाषा को। इसकी जो विशिष्टताएं हैं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ तत्व या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। अयोगात्मक में क्या था कि अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है, और इसमें योगात्मक में जो है अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। आगे है योगात्मक का जो प्रकार है अश्लिष्ट। यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। इसका जो उदाहरण है वो है तुर्की। इसका जो आगे पहला भाग है पूर्व योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है। उदाहरण है काफिर और जुलूस। नेक्स्ट है मध्य योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। इसका उदाहरण है संथाली। फिर आता है तीसरा अंत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। इसका उदाहरण है कन्नड़। पूर्वांत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व में अंत में जोड़ते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है मफोर। तो ये है योगात्मक भाषा का जो पहला प्रकार है अश्लिष्ट, और इसके 4 आगे टाइप्स हैं। अब आता है इसका जो दूसरा प्रकार, वो है श्लिष्ट। श्लिष्ट, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। अश्लिष्ट में जो है प्रत्यय प्रकृति है, और जो श्लिष्ट है इसमें प्रकृति और प्रत्यय है। आगे देखते हैं इसका जो आगे एक भाग है अंतर्मुखी, इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। फिर आता है संयोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता। तो इसका उदाहरण है अरबी। वियोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। उदाहरण है हिब्रू। बहिर्मुखी, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। संयोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। इसका जो उदाहरण है वो है संस्कृत। वियोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है। उदाहरण है हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ल। फिर आता है प्रश्लिष्ट, यह समास प्रधान भाषा है। पूर्व प्रश्लिष्ट, यह पूर्व समास प्रधान भाषा है। इसका जो उदाहरण है वो है चेरोफी। फिर आता है आंशिक प्रश्लिष्ट, यह अंशतः समास प्रधान भाषा है, और इसका जो उदाहरण है वो है बास्क। इस तरह से हमने जो योगात्मक है इसके 3 प्रकार पढ़े, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट, और इनके आगे जितने भी भाग हैं उनको अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं पारिवारिक वर्गीकरण, जो इसका दूसरा प्रकार है, आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। किसको इसमें आधार बनाया जाता है? तो भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। तो ये है पारिवारिक वर्गीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण आधार हैं। तो ये 6 हैं: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। आगे देखते हैं विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। क्या कहा गया है कि जो विश्व की भाषाओं के जो परिवारों की संख्या है इसके संबंध में जो है विद्वानों के अलग अलग मत है। विलहेलम फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। किसने मानी है? विलहेलम फॉन हुम्बोल्ट ने और भोलानाथ तिवारी ने, इन्होंने कितनी मानी है? 13 मानी है। फ्रीडिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। कितने? 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न है। यहाँ पर है भौगोलिक क्षेत्र और भाषा परिवार। सबसे पहला है यूरेशिया, यूरोप और एशिया। इसके जो भाषा परिवार हैं वो है भारोपीय, भारत और यूरोपीय, द्रविड़ परिवार और काकेशी परिवार, बुरशस्की और उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार और अत्युत्तरी हाइपस बोरी परिवार और बास्क परिवार। आगे है सामी हामी परिवार। तो ये आते हैं यूरोप और एशिया में।
आगे है अफ्रीका भूखंड, इसके अंतर्गत जो भाषा परिवार आता है वो है सुदानी परिवार, बंटू परिवार और होते तोत बुशमैनी परिवार। आगे आता है तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड, इसमें आता है मलय पोलिनेशियाई परिवार और पापुई परिवार। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। उसके बाद आता है अमेरिका भूखंड, इसके अंतर्गत आते हैं अमेरिकी परिवार। तो ये है भौगोलिक क्षेत्र, कितने इसमें है 4 इसमें जो भौगोलिक क्षेत्र है, और आगे इनके भाषा परिवार है, कितने हैं 18 हैं। आगे देखते हैं भारोपीय परिवार को। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनी आर्य परिवार, भारत हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार को और किन नामों से जाना जाता है? इंडो जर्मनी, ध्यान रखना है, आर्य परिवार, भारत हिती परिवार के नाम से जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम, सतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर, किस आधार पर? ध्वनि के आधार पर शतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। अब हम इनको पढ़ते हैं। सतम वर्ग में आते हैं भारत ईरानी आर्य, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी इलीरियन। तो उसके बाद आते हैं केतुम वर्ग। केतुम वर्ग में आते हैं जर्मानिक, तयूटानिक और कैल्टिक और ग्रीक, लोथरी, हिटाइट, इटालिक, ये आते हैं केतुम वर्ग में। 6 आते हैं केतुम वर्ग में और 4 आते हैं सतम वर्ग में। तो ये जो है भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, सतम और केतुम वर्ग की। आगे देखते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्यों की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है। किसने किया है? ये डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी जो आर्य की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है। ईरानी दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्मग्रंथ अवेस्ता 10वीं सदी ईस्वी पूर्व है। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्मग्रंथ कौन सा है? अवेस्ता है। अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र। अवेस्ता को विक्टोरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण क्या कहा जाता है? प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवंश अवेस्ता को जिद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरान का जो राष्ट्रीय महाकाव्य कौन सा है? वो है शाहनामा। महाकवि फिरदौसी का ये है। ईरानी भाषाओं का जो वंश वृक्ष नियमन ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ईरानी भाषाओं का जो आगे प्रकार दिए गए हैं, पश्चिमी और पूर्वी 2 भाग हैं, और फिर इसके जो पश्चिमी है इसके भी 2 भाग हैं, मीडियन और प्राचीन फारसी। पूर्वी के हैं अवेस्ता और मोगदियन पामीर। फिर जो है अवेस्ता के आगे जो भाग है वो है वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक, कुर्दी, और उसके बाद आते हैं जो पहलवी है, इसके 2 प्रकार हैं, हुजवारिश और पाजद। आधुनिक फारसी। तो दर्द शब्द का अर्थ जो है पर्वत होता है। जो दर्द शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? पर्वत होता है। इसका प्राचीन नाम पैशाची प्राकृत भी है। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने आज विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण को पढ़ा। इसमें जो है हमने 2 प्रकार, आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण को पढ़ा। और सबसे महत्वपूर्ण है, विश्व की भाषाओं का जो आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो श्लेगल ने किया था। और फिर हमने आकृतिमूलक वर्गीकरण का जो वंश वृक्ष है उसको पढ़ा। उसके बाद हमने इनकी जो विशिष्टताएं हैं और उदाहरण हैं उनको देखा। उसके बाद हमने पारिवारिक वर्गीकरण को पढ़ा।
फिर हमने भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली जो 10 शाखाएँ हैं और उसके बाद हमने जो ईरानी भाषाएँ हैं उनको पढ़ा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।